हाय एवरीवन। सो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर सेकंड, दैट इज़ एनवायरनमेंट। सो पहले हमने पढ़ा था कि एनवायरनमेंट क्या होता है। एनवायरनमेंट होता है सारे के सारे एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन। जितनी भी एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स है सबको इकट्ठा हम क्या बोलते हैं, पूरा का पूरा एक एनवायरनमेंट की फॉर्मेशन करता है बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स। ठीक है, तो जैसे कि पहले चैप्टर में मैंने आपको ये बात समझाई थी कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है वो इंडिपेंडेंट नहीं होता या फिर वो आइसोलेशन में नहीं रह सकता। ऑल ऑर्गेनिजम्स जो है क्या होते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। मैं एक लाइन दोबारा से लिख देती हूँ ये वाली, एंड ऑल ऑर्गेनिजम्स आर नॉट इंडिपेंडेंट। वो किसी ना किसी चीज़ पे डिपेंड करता है। एक टाइम के लगा लो कि वो एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन वो ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट की चीज़ों पे लाइक एयर, वाटर, सोलर एनर्जी, इन सब चीज़ों पे तो डिपेंड करता ही करता होगा। इसीलिए ऑल ऑर्गेनिजम्स आर नॉट इंडिपेंडेंट। ये लाइन हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो अगर आ सकती है कि वैसे आती नहीं है, लेकिन क्या पता आपको नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन कि एनवायरनमेंट की डेफिनेशन क्या हो सकती है। एनवायरनमेंट क्या होता है, इट्स अ सम ऑफ, लिख देती हूँ मैं, एनवायरनमेंट की डेफिनेशन है सम टोटल ऑफ ऑल फिजिकल मतलब एबायोटिक एंड बायोटिक कंडीशंस विच, जो क्या करे, इन्फ्लुएंस करे ऑर्गेनिजम्स को, विच इन्फ्लुएंस द रिस्पॉन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। समझ में आ गया होगा इसके मतलब भी आपको। ओके, अब जैसे कि मैंने कहा कि इन्वायरमेंट में दो तरह के फैक्टर होते हैं, बायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर। तो इसका मतलब हमारे पास दो एनवायरमेंटल फैक्टर्स आ गए। पहला एबायोटिक फैक्टर हम यहाँ पे पढ़ेंगे, एंड सेकंड हम यहाँ पे सिर्फ दो टॉपिक पढ़ेंगे इस पूरे चैप्टर में, एंड एबायोटिक फैक्टर्स। लेकिन इनके बारे में काफ़ी डिटेल स्टडी है, तो ये चैप्टर काफ़ी बड़ा भी है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। एबायोटिक फैक्टर यानी जितने भी फिजिकल फैक्टर्स हैं, एंड बायोटिक फैक्टर्स यानी जितने भी बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। इसके अंदर दो फैक्टर्स इंक्लूड किए गए थे, अलग अलग रखा गया था। जैसे कि पहला क्लाइमेट फैक्टर के अंदर हमारे आ सकते हैं लाइट, टेम्परेचर, रेनफॉल एंड ये सब चीज़ें। ठीक है, एंड सेकंड रखा गया एडेफिक फैक्टर में सिर्फ सॉइल आती है, सॉइल के बारे में हर जानकारी। और बायोटिक फैक्टर्स में आपको पता है ये सारे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, जो भी वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इसको हम इधर ही छोड़ देते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं क्लाइमेट फैक्टर से। क्लाइमेट फैक्टर के अंदर कौन कौन से फैक्टर आ सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी कहा, इसके अंदर आता है लाइट, सेकंड आता है इसके अंदर टेम्परेचर, एंड थर्ड आता है इसके अंदर विंड, फोर्थ वन इज रेनफॉल, एंड फिफ्थ वन आता है यहाँ पे ह्यूमिडिटी। ओके, तो इन सब के बारे में हम अब डिटेल स्टडी करेंगे। सबसे पहले लेते हैं लाइट को। तो जो लाइट क्या होती है, ये सब आप इन सब के बारे में आपको अच्छे से पता है। हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले कि लाइट होती क्या है, और लाइट हमें कहाँ से मिलती है, इसका सोर्स क्या है, ये सब आपको पता ही है। दूसरा यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जो लाइट है वो प्लांट को और एनिमल को किस तरह अफेक्ट करता है। तो इसी तरह हम यहाँ पे सबको इफेक्शन पढ़ेंगे कि ये सब चीज़ें प्लांट और एनिमल पे कैसे इफेक्ट डालती है। तो वही बहुत सिंपल है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जनरल कि लाइट जो है सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है किसके लिए, फॉर ग्रोथ के लिए या फिर डेवलपमेंट के लिए, पता है हमें बात। और इसका सोर्स क्या है, इसका सोर्स है सन, है ना, एक सन ही है। एंड हमें पता है कि जो सोलर एनर्जी है वो हमें 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के फॉर्म में रिसीव होती है। हमें बात पता है, 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं। और ये आपको पता ही होगा रेडिएशन कौन सी होती है, इट्स लिख देते हैं गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, बीच में आती है फिर विजिबल लाइट जो हमें विजिबल होती है, जिसके अंदर हम 7 कलर्स देते हैं, लाइक विबग्योर देखते हैं, एंड इंफ्रारेड, सिंपल लिख देती हूँ इंफ्रारेड रेज, एंड लास्ट इज रेडियो वेव्स। बताइए बात, ठीक है। एक बात और जो आप सबको पता होगी कि अब नॉर्मल बात करो, ये हमारी अर्थ सरफेस है। अर्थ सरफेस पे जितनी भी सोलर रेडिएशंस आ रही हैं, जितनी भी सन से एनर्जी आ रही है, क्या वो सारी एनर्जी अर्थ सरफेस पे आती है, ये बात हम सबको पता है। सारी एनर्जी जो है अर्थ सरफेस पे नहीं आती, थोड़ी सी ही आती है। बाकी सारी की सारी क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है या फिर
ट्रांसमिट हो जाती है और कुछ जो पार्ट जो है इसका कुछ पार्ट इसका एब्जॉर्ब होता है। ये बात हम सबको पता है, ये नॉर्मल जनरल नॉलेज है एक। और बस यहाँ पे हाँ आप ये भी कर सकते हो कि इनके परसेंटेज दी हुई है। एक बात और, इनकी आपकी बुक देखना तो आपकी बुक में इनकी कुछ परसेंटेज दी होगी। अब वो जो परसेंटेज दी है वो अलग अलग बेसिस पे दी है। कुछ साइंटिस्ट का अपना बेसिस था और कुछ साइंटिस्ट का अपना बेसिस था, तो उस बेस पे यहाँ पे अलग अलग इनकी परसेंटेज दी है जिसे आप अपने बुक से रिकॉल कर सकते हो। सो यहाँ पे एक और टर्म आती है एल्बिडो वैल्यू, जिसकी मैंने डेफिनेशन यहाँ पे लिखती है। इट्स द एबिलिटी ऑफ सरफेस टू रिफ्लेक्ट द इनकमिंग रेडिएशंस कॉल्ड एल्बिडो वैल्यू। सरफेस की कितनी एबिलिटी है कि वो इनकमिंग रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट कर सके, उसे ही बोलते हैं एल्बिडो वैल्यू। थोड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और सबसे अलग भी है, पहली बार पढ़ी होगी आपने, है ना। सो अब हम स्टार्ट करते हैं कि लाइट जो है कैसे अफेक्ट करती है किसी ऑर्गेनिज्म को। लाइट अफेक्ट दी ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे दो आएंगे, वही एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो एक पता है ये आपकी बुक में काफ़ी बड़ा टॉपिक है, आई थिंक 2 या 1 या 2 पेजेस के, काफ़ी पूरे पेजेस के यहाँ पे आपको पूरे डिटेल में स्टडी मिलेगी इसकी कि लाइट कैसे एनिमल को इफेक्ट करता है, लाइट प्लांट को कैसे इफेक्ट करता है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे डिफरेंस के फॉर्म में पढ़ाऊँगी ताकि आपको ईजिली याद भी हो जाए और ये मुश्किल भी ना लगे, वरना अगर आपने बुक से देखा ना तो आपको बड़ा मुश्किल लगे वाला है ये। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। वैसे मैं पहले बता दूँ ये कोई डिफरेंस नहीं है जो मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊँगी, लेकिन सिर्फ बस आपको याद कराने के लिए ताकि आपको इजीली याद हो जाए ये, इसलिए मैं आपको यहाँ पे डिफरेंस के फॉर्म में पढ़ाऊँगी। ठीक है, वरना अगर पेपर में आए तो आप डिफरेंस मत लिख देना वहाँ पे। ओके, तो सबसे पहले जो लाइट जो है एनिमल को कैसे इफेक्ट करता है, जो सबसे नॉर्मल जो हमें पता भी है, इट्स अ कलर विज़न। ये बात हम सबको पता है, कलर विज़न पे कितना इफेक्ट डालता है कौन, लाइट। ऑब्वियस बात है सबको, हम सबके बंदों में बात पता है, इसके बारे में बताने की जरूरत भी नहीं है। दूसरा साइज़ ऑफ आई, ये बात भी हम सबको पता है, हमारी प्यूपिल का जो साइज़ है वो छोटा है बड़ा हो सकता है, वो भी डिपेंड करता है किस पे, लाइट पे। या फिर साइज़ ऑफ आई का मतलब ये भी है कि ऐसे एनिमल्स जो कि डेप्थ में रहते हैं, ये बात आपको याद रखनी है कि ऐसे एनिमल जो डेप्थ में रहते हैं, मान लो मैं मराइन की बात कर रही हूँ, मराइन में जो फिशेस जो एनिमल्स डेप्थ में रहते हैं उनकी जो आइज़ होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा लार्ज होती है। ठीक है, ओके, तो लाइट इस तरह से यहाँ पे अफेक्ट कर रहा है। थर्ड यहाँ पे इफेक्ट डालता है वो पिगमेंटेशन पे। ये बात तो हम सबको पता ही है कि पिगमेंटेशन पे कितना इफेक्ट डालती है कोई लाइट। ह्यूमन स्किन के अंदर कौन सा पिगमेंट मिलता है, कॉल्ड मेलेनिन, जो उसे यूवी रेडिएशन से बचाता है। सो प्रिवेंट सन बर्न, ये हम सबको बात पता है ना। एंड फोर्थ पिगमेंटेशन, तो आप सबको पता है पिगमेंटेशन क्या होता है। ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है इतना। अगला प्रोटेक्टिव कलरेशन, लाइट की वजह से ही कुछ एक पर्टिकुलर एनिमल्स को उसके प्रोटेक्शन के लिए कलरेशन प्रोवाइडेड है। सबसे पहले दिमाग में किसका नाम आता है, कोल्ड कैमेलियन का नाम आता है ना। तो क्योंकि कैमेलियन के पास कुछ ऐसे क्रोमेटोफोर्स हैं जो जिसकी वजह से अपने आप को वो प्रोटेक्ट कर सकता है, और ये सब किसकी वजह से होता है, ये सब होता है लाइट की वजह से। ओके, एंड फिफ्थ लाइट अफेक्ट करता है एक एनिमल की मेटाबॉलिज्म को। ये बात हम सबको नॉर्मली पता है, ये आप खुद से लिख सकते हो मेटाबॉलिज्म को, ग्रोथ में, डेवलपमेंट में, सब चीज़ें। ठीक है, लाइट अगर ज़्यादा होगी, लाइट क्या करेगी, लाइट इंक्रीज़ करती है किसी भी एंजाइमेटिक एक्टिविटी को इंक्रीज़ करती है। लाइट अगर है तो वो एंजाइमेटिक एक्टिविटी को इंक्रीज़ करेगी जिससे हमारा मेटाबॉलिज्म भी इंक्रीज़ हो जाएगा। ओके, देन अगला जो है लाइट एनिमल को कैसे इफेक्ट करता है, वही जो मैंने अभी कहा, ग्रोथ, डेवलपमेंट वगैरह। तो यहाँ पे हम डेवलपमेंट लिख सकते हैं। एंड सेवन्थ पढ़ेंगे इट्स अ पीरियोडिसिटी पे भी। पीरियोडिसिटी पे काफ़ी इफेक्ट डालती है लाइट। पीरियोडिसिटी का मतलब क्या है, इट्स यहाँ पे ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी से इसको रिलेट किया गया है टुवार्ड्स पीरियड ऑफ लाइट, की लाइट के टाइम पे एक ऑर्गेनिज्म की क्या क्या एक्टिविटी होती है उस टाइम पे, वो होता है पीरियोडिसिटी, जिसके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसकी डिटेल स्टडी करना। इट्स अ पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी जैसे मैंने अभी कहा, इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। इट्स अ रेफर टू एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टुवार्ड्स पीरियड ऑफ लाइट। यहाँ पे इसको 4 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया था, जिसमें से आपको 2 तो पता ही होगा, जो मैं अभी लिखती हूँ। इट्स अ डायोर्नल एंड सेकेंड वन इज़ नॉक्टर्नल, पता ही है ना। ओके, एंड 2 और लिखेंगे, ऑरोरल एंड फोर्थ वन इज़ वेस्परल। ठीक है, 4 हैं। डायोर्नल क्या होता है, डायोर्नल मतलब जो डे टाइम पे एक्टिव हो,
active during daytime, and nocturnal it's active during night time. Nighttime. And auroral meaning it's active during early morning. And vesperal is active during dusk period या फिर during sunset, ठीक है, या फिर सनसेट के टाइम पे। गाइज अगर आपको बीच में लाइट की वजह से कोई दिक्कत हुई हो वीडियो में तो आई एम सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया था कि लाइट इसकी ख़राब हो रही है, लेकिन अब नहीं आएगी, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। सो बस यही था हमारा कि एक लाइट जो है एनिमल को कैसे अफेक्ट करती है। तो मैंने कहा था कि यहाँ पे आपके बुक में 2 या 3 पेजेस मिलेंगे आराम से, लेकिन 2-3 और हैं जो कि आपको नॉर्मली पता है, लाइक फोटो पीरियोडिज्म, बर्ड जो है माइग्रेट करते हैं ड्यूरिंग जब लाइट, हर किसी पे अलग अलग डिपेंडेंस है कि कौन सी लाइट में, ज़्यादा लाइट में कौन माइग्रेट करता है बर्ड, या फिर कम फोटो पीरियड में कौन सा माइग्रेट करता है और कहाँ से कहाँ माइग्रेट करता है, ये सब चीज़ें दी हुई है नॉर्मल से, बिल्कुल नॉर्मल। एंड जो मैंने आपको ये सब चीज़ें पढ़ाई हैं अभी पीछे डिफरेंस की फॉर्म में, अगर ये आपके पेपर में क्वेश्चन आता है तो आपको इन सबको डिफाइन करना होगा कि कलर विजन को कैसे इफेक्ट करता है, सब कुछ लिखना होगा, साइज़ ऑफ आई को कैसे अफेक्ट करता है। ये मैंने आपको पॉइंट बताए हैं जिसके बारे में आप सबको पता ही है, एंड बस थोड़ा सा उसको इलेबोरेट करके लिखना आपको पेपर में, ठीक है। तो अगला आता है प्लांट्स। प्लांट में सबसे पहले पढ़ेंगे इट्स अ सिंथेसिस ऑफ पिगमेंट। जो भी प्लांट्स में पिगमेंट होता है उनका सिंथेसिस करता है कौन, लाइट की वजह से उनमें सिंथेसिस होती है, जैसे कि सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल इन लीव्स, है ना, एंड फ्लावर्स में जो ब्राइट कलर्स होता है वो भी लाइट की वजह से ही होता है उनके अंदर। एंड सेकंड वन इज़ फोटोसिंथेसिस, ये बात हमको पता है, लाइट की वजह से ही फोटोसिंथेसिस पॉसिबल है, तो आप इसको इजीली लिख सकते हो। एंड थर्ड इज़ नंबर एंड पोजीशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कहाँ होंगे, कितने होंगे, वो सब डिपेंड करता है लाइट पे। अगर वो आप देख लेना एक बारी अपनी बुक से ज़रूर देखना कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर सनलाइट है, सनलाइट होगा तो ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट बनेंगे, सनलाइट कम है तो लेस क्लोरोप्लास्ट बनेंगे, और सनलाइट के बेस पे ही क्लोरोप्लास्ट किस डायरेक्शन में होंगे वो भी लाइट पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। एंड फोर्थ वन इज़ ट्रांसपिरेशन, ये बात पे आपको पता है, अगर सनलाइट ज़्यादा हो गई तो ट्रांसपिरेशन भी ज़्यादा हो जाता है। एंड फिफ्थ वन इज़ वही ग्रोथ, प्लांट की जो पूरी ग्रोथ है वो इसी चीज़ पे डिपेंड करती है, प्लांट में जितना मेटाबॉलिज्म है इस पे डिपेंड करता है। एक इम्पोर्टेंट थिंग स्टोमेटल ओपनिंग, ये बात हमने पहले भी काफ़ी बार पढ़ी हुई है पिछली क्लास में, लाइक 11th में पढ़ाई जाती थी कि लाइट ही स्टिमुलेट करता है स्टोमेटल ओपनिंग को लेकर, है ना, पता है ना ये बात, ठीक है। एंड अगला इट्स अ सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन तभी होगी जब वहाँ पे सनलाइट होगी, ये बात भी हम सबको पता है, बस आपको इन सबको ना इलेबोरेट करके लिखना है। और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी ये मुश्किल नहीं है, इंपॉर्टेंट है लेकिन मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है कि लाइट ऑर्गेनिज्म को कैसे इफेक्ट करता है, एनिमल को कैसे इफेक्ट करता है, प्लांट्स को कैसे इफेक्ट करता है। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे अगला फैक्टर इज़ टेम्परेचर। टेम्परेचर तो आपको सबको पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है वो सारी की सारी टेम्परेचर पे ही डिपेंड करती है। एंड टेम्परेचर कहाँ ज़्यादा होता है कहाँ पर कम होता है ये बात आपको पता होनी चाहिए। टेम्परेचर ज़्यादा होता है कहाँ पे, इक्वेटर पे, लेकिन वहीं अगर बात करें हम पोल्स की, जो कि आपको पता है पोल्स पे कितनी ठंड होती है क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर मिनिमम होता है ना। एंड हाई टेम्परेचर क्या करता है, हाई टेम्परेचर, ये बात आपको ये नॉर्मली जनरल नॉलेज के उस पर लगाओ कि जो हाई टेम्परेचर होता है ये पता भी होगा आपको, वो एंजाइम की डीनेचुरेशन कर देता है, पता है ना। बस नॉर्मल सी चीज़ें हैं, थोड़ी नॉलेज है कि हाँ टेम्परेचर में पता होना चाहिए कि क्या कैसे होता है। तो अब हम इसका स्टार्ट करते हैं कि ये एनिमल और प्लांट को कैसे अफेक्ट करता है। सो टेम्परेचर अफेक्ट द ऑर्गेनिजम्स, जिसमें आते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स। सबसे पहले पढ़ते हैं एनिमल्स। एनिमल्स का सबसे पहला जो कि हमने पहले से ही पढ़ा हुआ है, इट्स कि टेम्परेचर जो है रिप्रोडक्शन में काफ़ी अफेक्ट करता है, रिप्रोडक्शन को काफ़ी अफेक्ट करता है। लाइक जितने भी गोनाइडल एक्टिविटी है या फिर मैचुरेशन ऑफ गोनाइड्स है वो किस पे डिपेंड करती है, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। बात हमें पता है कि जो टेस्टिस होती है वो कब डिसेंड एक पर्टिकुलर टेम्परेचर
पे डिपेंड करती है ना, टेस्टिस की जो जितनी भी प्रोसेस है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। वो बात हमें पता है, हमने पढ़ी हुई है पहले ही में रिप्रोडक्शन में। तो वही तो आप सबसे पहले तो आपको ये आ जाना चाहिए कि एनिमल में टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है। सबसे पहले उसके रिप्रोडक्शन पे इफेक्ट करता है, सेकेंड उसकी ग्रोथ एंड उसकी डेवलपमेंट पे इफेक्ट करता है। ये बात हम हर जगह लिख सकते हैं, उसकी ग्रोथ एंड उसकी डेवलपमेंट पे इफेक्ट डालता है। थर्ड वन इसकी उसकी वेरिएशंस में इफेक्ट डालता है। वेरिएशन का मतलब क्या है? वेरिएशंस का मतलब अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो क्रॉसिंग ओवर के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं। क्या होते हैं? अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ कर जाए तो जो क्रॉसिंग ओवर है वो भी इंक्रीज़ कर जाएगी, क्रॉसिंग ओवर भी इंक्रीज़ कर जाएगी। सो वेरिएशंस ही आएंगे और क्या आएगा, है ना? सो वेरिएशंस भी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इसी तरह टेम्परेचर क्या करता है? वेरिएशंस कॉज करता है, हाई टेम्परेचर। ओके। एंड फोर्थ, टेम्परेचर की वजह से मॉर्फोलॉजी चेंजेस भी आते हैं, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस भी आते हैं। तो ये मॉर्फोलॉजी भी इफेक्ट डालता है। मॉर्फोलॉजी के बेस पे इसको समझने के लिए एक रूल दिया गया था जो आपने पहले पढ़ा है, कॉल्ड एलेंस रूल। एलेंस रूल क्या कहता है? एलेंस रूल ने कहा था कि किसी मैमल्स के ईयर्स या लेग्स जो हैं छोटे होते हैं अगर वो कोल्ड रीजन में हैं। क्या कहा था? ईयर, लेग्स या फिर कुछ और चीज़, और ऑफ किसके? मैमल्स के क्या होते हैं? शॉर्ट होते हैं इन कोल्ड रीजन। ये था एलेंस रूल। इसी तरह ये आपने एलेंस रूल पहले पढ़ा हुआ है, लेकिन कुछ और रूल्स भी दिए गए थे। पहले मैं इसका एग्जांपल बता देती हूँ। लाइक आप एक एग्जांपल पढ़ो, फोक्स का एग्जांपल पढ़ती हैं। कोई एक फोक्स है जो डेजर्ट में रहती है। अगर वो डेजर्ट में रहती है तो आपने देखा होगा, डेजर्ट में आपने कोई फोक्स देखी होगी तो उसके जो पीनो होते हैं वो लार्ज होते हैं। वहीं अगर दूसरी फोक्स कोल्ड रीजन में रहती है, लाइक किसी स्नोफॉल रीजन में रहती है, तो वहाँ पे उसके जो पीनो होते हैं वो काफ़ी शॉर्ट होते हैं। है तो फोक्स ही, लेकिन जगह का फ़र्क हो गया। तो वही एलेंस रूल कहता है। उसी तरह ये एलेंस रूल आपने पहले काफ़ी बार पढ़ा हुआ है 11th-12th में, लेकिन आपकी बीएससी लेवल पे थोड़ी एलेबोरेट तो होनी ही है चीज़ें। तो इसी तरह 3-4 रूल्स और दिए गए थे, सिर्फ नाम लिख देती हूँ एक बार। एक दिया गया था बर्गमैन्स रूल, एंड और दिए गए थे लाइक जॉर्डन्स रूल्स भी था एक, एंड ग्लोगर्स रूल। ये कुछ चीज़ें रूल दिए गए थे, सारे के सारे यही बताते हैं कि कौन कोल्डर रीजन में क्या चीज़ बर्ड, जैसे कि इन्होंने बर्ग्समैन रूल ने कहा था कि कोल्डर रीजन में जो बर्ड्स हैं, मैमल्स मिलेंगे, उनका साइज़ ज़्यादा होगा। इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस है ना। इसने तो कहा था कि उसके जो पार्ट्स हैं, जो एक्सटर्नल पार्ट्स हैं लाइक ईयर, लेग्स हैं, वो सब चीज़ें शॉर्ट होएगी। लेकिन बर्ग्समैन ने कहा था कि वो जो उनका खुद का साइज़ है वो लार्ज होएगा इन कोल्डर रीजन। तो ऐसे कुछ जॉर्डन्स रूल ने कहा था, ऐसे कुछ ग्लोगर्स रूल ने कहा था। ठीक है, लेकिन एक बार आप इनको अपनी बुक से ज़रूर स्टडी करिएगा। अगला आता है कि टेम्परेचर जो है एनिमल को कैसे इफेक्ट करता है। फिफ्थ वन इज़ वही, जैसे कि हमने अभी कहा, ये हम मेटाबॉलिज्म भी हम हर जगह लिख सकते हैं, ऑलमोस्ट मेटाबॉलिज्म पे भी इफेक्ट डालता है। सिक्स्थ आता है कि इम्पोर्टेंट कैसे, जैसे कि आप सबको पता भी है, टेम्परेचर की वजह से कौन हाइबरनेट करता है और कौन एस्टिवेट करता है, ये बात आपको पता ही होगी, है ना। लाइक मैंने कहा कि हाइबरनेशन क्या होता है? विंटर स्लीप। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो विंटर में क्या जाते हैं, चले जाते हैं, विंटर स्लीप में चले जाते हैं, कॉल्ड हाइबरनेशन में चले जाते हैं। ये पढ़ा ही आपने। और इसी के अंदर आता है एस्टिवेशन क्या होता है? इट्स अ समर स्लीप वेशन। ओके, तो ये था हमारा कि टेम्परेचर एक एनिमल को कैसे इफेक्ट करता है। जो मैंने अभी बताया हाइबरनेशन तो एस्टिवेशन, ये कुछ जनरल और इम्पोर्टेंट एक ये टॉपिक है, और इसमें ना कुछ ज़्यादा नहीं लिखा हुआ, बस आपको ये बताया गया है कि हाइबरनेशन क्या होता है, एस्टिवेशन क्या होता है, कौन कौन से एनिमल हाइबरनेशन करते हैं, कौन से एनिमल एस्टिवेशन करते हैं, और इनकी कुछ डेफिनेशन है। इनको लिखा हुआ, एलैबोरेट करके लिखा हुआ आपकी बुक में, एक बार आप ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, सो अब हम देखते हैं कि टेम्परेचर प्लांट को कैसे इफेक्ट करता है। तो प्लांट में सबसे पहले वही उसकी मेटाबॉलिज्म में वो इफ़ेक्ट करता है। मेटाबॉलिज्म ये आप यहाँ से लिख देते हो, ठीक है। हम शुरू से रिप्रोडक्शन से ही लिखते हैं, जैसे इसका लिखा वैसे इसका लिखेंगे थोड़े बहुत। ये भी रिप्रोडक्शन में काफ़ी अफेक्ट करता है। कौन? टेम्परेचर। जो फ्लावरिंग होती है या फिर इनिशिएशन ऑफ फ्लावरिंग होती है, वो सभी चीज़ें डिपेंड करती है किस पे? टेम्परेचर पे ही। सेकेंड वन वही मेटाबॉलिज्म लिख देंगे, एंड थर्ड वन इज़ सेम ग्रोथ एंड
डेवलपमेंट। ओके, अब जो है टेम्परेचर पे बेस्ड होके यहाँ पे दो तरह के जोन बनाए गए थे। टेम्परेचर बेस्ड जोन लिखेंगे। टेम्परेचर बेस्ड जोनेशन में पहला जोनेशन दिया गया था, इट्स अ लैटिट्यूडनल जोन। लैटिट्यूडनल जोन जिसके अंदर 6 जोन रखे गए थे। लैटिट्यूडनल जोन के अंदर 6 जो इसके डिवीज़न करे गए थे वो बताते हैं। पहला लिया गया था यहाँ पे स्नो, सेकंड वन इज़ टुंड्रा, थर्ड वन इज़ कॉनिफेरस फॉरेस्ट एंड डिसिडुअस फॉरेस्ट, एंड ये आपको पता ही है ग्रासलैंड या फिर डेजर्ट या फिर एंड अगला ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ये सारी चीज़ों में इनको लैटिट्यूडनल जोन के अंदर रखा गया था। एंड सेकंड वन जोन दिया गया था, सेकंड जोनेशन की गई थी एल्टीट्यूडनल जोन, जिसके अंदर इसमें 4 कैटेगरीज डिवाइड की गई थी, 4 कैटेगरीज रखी गई थी। एल्पाइन, टेम्परेट, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल। ओके, तो ये था हमारा कि एक टेम्परेचर जो है प्लांट्स को कैसे अफेक्ट करता है। मैंने यहाँ पे सिर्फ 4 पॉइंट्स लिखे हैं, लेकिन आई थिंक आपकी बुक्स में 5 या 6 पॉइंट्स होंगे। तो लेकिन आपको उस पर ज़रूर पढ़ना है क्योंकि वो इतने मुश्किल नहीं थे, इसलिए मैंने उसको यहाँ पे नहीं बताया। ठीक है, बस लेकिन आपको एक बार पढ़ना ज़रूर है। सो थर्ड हमारा क्लाइमेट फैक्टर्स आता है एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी क्या होता है? इट्स अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर या फिर एटमॉस्फेयर। अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर वो होता है एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी या फिर नॉर्मल ह्यूमिडिटी। तो ये भी ह्यूमिडिटी जो है प्लांट और एनिमल को काफ़ी तरह से अफेक्ट करती है। और ये जो अफेक्ट करती है, हम यहाँ पे जो इसका अफेक्शन है वो अलग अलग नहीं लिखेंगे कि एनिमल को कैसे करती है, प्लांट को कैसे करती है। हम इसके इकट्ठे इफेक्ट पढ़ेंगे कि ये इकट्ठा किसको मतलब कैसे इफेक्ट करती है, अलग अलग नहीं पढ़ेंगे, इकट्ठे स्टडी करेंगे। सो मैंने यहाँ पे इफेक्शन इसके लिख दिए हैं कि एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी कैसे अफेक्ट करती है। पहला पढ़ते हैं, ये रेगुलेट करती है या फिर प्रमोट करती है किसी ग्रोथ को। ग्रोथ कौन से? कुछ ऐसे प्लांट्स जिनको ह्यूमिडिटी की ज़्यादा ज़रूरत होती है एरिड कंडीशन फिर ड्राई कंडीशंस में, वहाँ पे अगर ह्यूमिडिटी होगी तो वो उसकी ग्रोथ में ज़रूर प्रमोट करेगी। एंड सेकेंड वन, ये जो एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी है वो फंजाई की जर्मिनेशन में भी करते हैं। लाइक अब आपको पता भी होगा, जहाँ पे होती है थोड़ी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है तो वहाँ पे चीज़ों को फंगस लगने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे ह्यूमिडिटी स्पोर्स के जर्मिनेशन को प्रमोट कर देती है। एंड थर्ड वन, ह्यूमिडिटी जो है क्या करती है, बॉडी से वाटर की इवेपोरेशन को भी रेगुलेट करती है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एंड अगर ह्यूमिडिटी कम है तो वहाँ पे स्पाइंस, थॉर्न्स से चीज़ें डेवलप हो सकती है। लाइक आप एग्जांपल लो, जैसे कि कैक्टस है। कैक्टस एक बहुत ही ड्राई कंडीशंस में रहते हैं, तो ह्यूमिडिटी लो होने की वजह से वहाँ पे उनके अंदर वाटर को स्टोर करने के लिए क्या बने होते हैं, वहाँ पे स्पाइंस होते हैं कैक्टस के। और या फिर थॉर्न्स की बात करें, किसी से बुगनवेलिया है, बुगनवेलिया के अंदर थॉर्न्स मिलते हैं क्योंकि ये ऐसे प्लांट्स हैं जो लो ह्यूमिडिटी वाले जगह में रह सकते हैं। या फिर संकन स्टोमेटा होते हैं। ये सब चीज़ें क्या है कि एक ह्यूमिडिटी कैसे किसी प्लांट या एनिमल को अफेक्ट करती है। ठीक है, वैसे हमने नॉर्मली यहाँ पे प्लांट्स पढ़ा है, लेकिन ये हम एनिमल्स के रूप में पढ़ सकते हैं कि एनिमल बॉडी में इवेपोरेशन ऑफ प्लांट को भी ये रेगुलेट करती है। सो अगला क्लाइमेटिक फैक्टर आता है हमारा विंड। विंड आपको पता ही है, अगर एयर मोशन में आ जाए, एयर इन मोशन, तो उसे ही क्या बोलते हैं, हम विंड बोलते हैं। एंड ये कैसे अफेक्ट करती है, इसके भी हम इफ़ेक्ट इकट्ठे ही स्टडी करेंगे। सो जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे कुछ इसके इफ़ेक्ट लिखे हैं कि कैसे किसको इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, तो जिसमें जैसे हमने पहले लिखा है कि अगर स्ट्रॉन्ग विंड चल पड़ी तो स्ट्रॉन्ग विंड सॉइल इरोजन कोज करती है, ये बात हम सबको पता ही है। एंड अगर स्ट्रॉन्ग विंड आ जाती है तो वो ट्रांसपिरेशन रेट को भी इंक्रीज़ करती है। थर्ड वन, अगर वहीं स्ट्रॉन्ग विंड आ जाती है तो वो प्लांट की लॉजिंग कर देती है। प्लांट की लॉजिंग मतलब यहाँ पे, अब जैसे कि आप कोई भी नॉर्मल बिल्कुल ऐसा प्लांट लो जो बिल्कुल ही वो ना हो, मतलब काफ़ी होता है ना लूज सा हो, मतलब जैसे कि एग्जांपल वीट लेते हैं। वीट काफ़ी हल्का प्लांट होता है और इतना वो भी नहीं होता, इसकी काफ़ी स्टेम इतनी मोटी भी नहीं होती, बिल्कुल
हल्का सा ही होता है। तो मान लो इसकी विथ की कुछ ऐसे खड़ी है इसकी फील्ड, ठीक है। जैसे ही स्ट्रॉन्ग विंड आएगी तो इसकी लॉजिंग हो जाएगी। लॉजिंग मतलब ये इस तरह हो जाएगी, सारी विंड, सारी जो ग्रासेस है वो नीचे की तरफ लेट जाएगी, जिसे बोलते हैं लॉजिंग होना, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। वहीं अगर नॉर्मल विंड चलती है तो वो सीड या फ्रूट्स की डिस्पर्सन में भी हेल्प करती है। इसी तरह आपके काफ़ी 2-3 और यहाँ पे इफेक्ट दिए हुए होंगे, तो एक बार ज़रूर स्टडी कर लेना। सो इसके बाद आता है जो कॉल्ड रेनफॉल। रेनफॉल के बारे में आप सबको पता ही होगा, तो ज़्यादा बताने की ज़रूरत भी नहीं है, बस नॉर्मल बता देते हैं कि ये कैसे कैसे किस किस को इफ़ेक्ट करता है। सो मैंने यहाँ पे कुछ इफ़ेक्ट लिखे हैं। लाइक पहला इफ़ेक्ट है इट्स अ ट्रॉपिकल एरिया। ट्रॉपिकल एरियाज़ में पता है काफ़ी ज़्यादा हैवी रेनफॉल होती है, उस हैवी रेनफॉल की वजह से वहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं। अब अगला इफ़ेक्ट कुछ ऐसे एरिया है जहाँ पे विंटर में ज़्यादा रेनफॉल हो लेकिन समर में रेनफॉल कम हो, ऐसी जगह पे स्क्लेरोफाइलस फॉरेस्ट ग्रो करते हैं। वहीं ऐसे एरिया जिसमें विंटर के अंदर लो रेनफॉल हो लाइक, लेकिन समर के अंदर हैवी रेनफॉल हो, जैसे कि हमारा एरिया आ सकता है, तो यहाँ पे ग्रासलैंड्स होती हैं। और एक ऐसे एरिया जहाँ पे रेनफॉल ही नहीं होती, बहुत कम होती है, वहाँ पे हम डेजर्ट लिख सकते हैं। तो जो रेनफॉल का जो क्लाइमेटिक फैक्टर है, इसके बेस पे एक लॉ दिया गया था, वो लॉ था शिम्फर्स लॉ। शिम्फर्स लॉ क्या कहता है, इट्स अ टाइप ऑफ वेजिटेशन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन इज कंट्रोल्ड बाय टोटल अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल एंड ह्यूमिडिटी। जो ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल रीजन्स में किस तरह की वेजिटेशन होनी है, वो सारा डिपेंड करता है कि वहाँ पे कितनी और किस अमाउंट में रेनफॉल या फिर ह्यूमिडिटी है। तो वही कहता है शिम्फर्स लॉ। तो यहाँ पे हमारे ख़त्म होते हैं सारे क्लाइमेटिक फैक्टर्स। सो अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एडेफिक फैक्टर। अभी तक हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी तक हम सिर्फ एबायोटिक फैक्टर्स पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हमने पहला कंप्लीट किया है क्लाइमेटिक फैक्टर। सेकंड वन फैक्टर है एडेफिक फैक्टर, जो कि काफ़ी बड़ा है, जिसके अंदर सिर्फ सोइल स्टडी की जाती है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।